चंदनपुर गांव की ऊबड़-खाबड़ गलियां, जहां शाम ढलते ही सन्नाटा पसरने लगता था। गांव के आखिरी छोर पर एक पुराना कच्चा मकान था, जिसकी खपरेल वाली छत से गरीबी साफ छलकती थी। आंगन के बीचों बीच एक पुरानी खाट पर माधव बैठा था। उसके चेहरे पर झुर्रियों की गहरी लकीरें सिर्फ उम्र की नहीं, बल्कि बरसों के संघर्ष और चिंता की कहानी कह रही थीं। पास ही एक कोने में उसकी पत्नी पार्वती सूप से अनाज साफ कर रही थीं, लेकिन उसकी नजरें बार बार माधव के झुके हुए कंधों और उनकी शून्य में ताकती आंखों पर जाकर टिक जाती थीं। पार्वती, कभी सोचा ना था कि जीवन के इस पड़ाव पर आकर अपनी ही जमीन के लिए दूसरों के आगे हाथ फैलाने पड़ेंगे। ये जो मिट्टी मेरे नाखूनों में फंसी है, इसी ने हमें पाल पोस कर बड़ा किया, और आज इसी मिट्टी को छीनने के लिए गिद्ध मंडरा रहे हैं। कर्ज का बोझ अब पत्थर बनकर छाती पर बैठ गया है। सांस लेना भी दूभरा है। काहे इतना विलाप करते हो जी? हाथ पांव सलामत हैं, बेटा जवान है, फिर हार क्यों मान रहे हो? सब राम जी की मर्जी है। उन्होंने ही ये विपदा भेजी है, तो वही रास्ता भी दिखाएंगे। थोड़ा अन्न खा लो, सुबह से हलक के नीचे पानी की एक बूंद भी नहीं गई है। ऐसे शरीर सुखाओगे तो लड़ोगे कैसे? अरे पार्वती, भगवान भी उन्हीं की सुनता है जिनके भाग्य में कुछ लिखा हो। मेरे भाग्य में तो सिर्फ पसीना और अपमान लिखा है। ठाकुर दिग्विजय सिंह की वो तिरस्कार भरी आंखें, वो जब भी चौपाल से गुजरता है मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी खाल खींच रहा हो। उसने साफ कह दिया है, अगर इस बार सूद की साथ पूरी रकम नहीं पहुंची तो वो हमारे खेतों में अपना झंडा गाड़ देगा। जिस मिट्टी में मेरे बाप दादाओं की राख मिली है, उसे बिकते देखूं उससे पहले मौत क्यों नहीं आ जाती? ऐसी अशुभ बातें मुंह से न निकालिए। हमारा आकाश है ना, देख नहीं रहे हो? आजकल वो दिन देखता है न रात। पसीने से तरबतर होकर जब वो खेत से लौटता है तो उसकी आंखों में एक अजीब सी जिद होती है। वो कहता है कि माँ, इस बार धरती माँ हमें निराश नहीं करेगी। वो अपनी जवानी खपा रहा है ताकि आपका सिर ऊंचा रह सके। उस पर थोड़ा भरोसा तो रखिए। भरोसा तो है पार्वती, पर डर इस बात का है कि ये जमाना बहुत बेरहम है। ठाकुर जैसे लोग किसी की मेहनत नहीं देखते, उन्हें बस अपना हिसाब चाहिए। खेती तो अब जुए का खेल बन गई है। सूखा पड़ जाए तो मौत, और ज्यादा बारिश हो जाए तो तबाही। हम जैसे गरीब किसान तो बस बीच में पिसने के लिए पैदा हुए हैं। आज की रात इतनी लंबी लग रही है जैसे कल का सूरज ही नहीं निकलेगा। तभी आंगन के लकड़ी के जर्जर दरवाजे पर जोर से सोटा मारने की आवाज आती है। ठाकुर दिग्विजय सिंह अपने 2 लठैतों के साथ बड़ी अकड़ में अंदर दाखिल होता है। उसके रेशमी कुर्ते की चमक माधव की फटी कमीज को चिढ़ा रही थी। क्यों बे माधव, आज भी उसी पुरानी घाट पर बैठकर ख्याली पुलाव पका रहा है क्या? सुना है तूने अभी तक लगान और मेरे पिछले साल के सूद का इंतजाम नहीं किया। देख, मेरी शराफत को मेरी कमजोरी मत समझ। ये जो तूने मुझसे मोहलत मांग मांग कर वक्त निकाला है, अब वो रेत की तरह हाथ से फिसल चुका है। ठाकुर साहब प्रणाम। आप अचानक इस वक्त? मैं बस आपके पास आने ही वाला था। बस इस बार की फसल थोड़ा सा और वक्त। अरे बस कर, तेरी ये अगली बार और फसल वाली कहानी सुनते सुनते मेरे कान पक गए हैं। मुझे तेरी बातों पर नहीं, अपनी रकम पर भरोसा है। कान खोलकर सुन ले, अगर अगले महीने की पूर्णिमा तक मेरी तिजोरी में 1-1 रुपया हिसाब के साथ नहीं पहुंचा तो अपनी इस टूटी फूटी झोपड़ी और उन 3 बीघे खेत को भूल जाना। मैं अदालत से हुक्मनामा लाकर तुझे सड़क पर खड़ा कर दूंगा। चंदनपुर का बच्चा बच्चा जानता है कि दिग्विजय सिंह जो कहता है वो पत्थर की लकीर होती है। ठाकुर दिग्विजय सिंह की बातें जहर बुझे तीर की तरह माधव के कलेजे में चुभ रही थीं। पूरा आंगन सन्नाटे में डूब गया था। सिर्फ ठाकुर की भारी सांसों और उसके लठैतों के उपहास भरी मुस्कुराहट की आवाज आ रही थी। माधव हाथ जोड़े थर-थर कांप रहा था, जैसे उसकी पूरी दुनिया एक पल में ढहने वाली हो। तभी बाहर से भारी कदमों की चाप सुनाई दी। आकाश अंदर दाखिल हुआ। उसके कंधे चौड़े थे, माथे पर खेत की धूल और पसीने की एक परत जमी थी और हाथ में एक कुदाल थी। उसने ठाकुर को अपने आंगन में खड़ा देखा तो उसकी आंखें अंगारे की तरह जल उठीं। बापू, हाथ नीचे कीजिए। भगवान के अलावा किसी और के सामने ये हाथ नहीं जुड़ने चाहिए, और इस जालिम के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। ओह, तो ये है माधव का लाडला। सुना है शहर जाकर 2-4 किताबें क्या पढ़ ली हैं, अब पंख निकल आए हैं तेरे। अरे ओ छोकरे, अपनी ये मर्दानगी किसी और को दिखाना। तू जानता भी है कि तेरे बाप ने मुझसे कितना कर्ज ले रखा है। ये जो मिट्टी तो पैरों से रौंद रहा है ना, इसका हर कतरा मेरे ब्याज के बोझ तले दबा हुआ है,
औकात है तो बोल, वरना अपनी जबान पर लगाम लगा और किनारे हट जा। औकात की बात आप ना ही करें तो अच्छा है ठाकुर साहब। आपकी रईसी गरीबों के पसीने को निचोड़कर बनी है और हमारा सम्मान हमारी अपनी मेहनत से। आप ब्याज की बात कर रहे हैं ना, तो सुन लीजिए, इसी मिट्टी से मैं वो सोना पैदा करूंगा जिसे देखकर आपकी आंखें चौंधिया जाएंगी। आप 1 महीने की मोहलत की बात कर रहे थे, मुझे मंजूर है, पर एक बात आप भी गांठ बांध लीजिए, अगर 1 महीने बाद मैंने आपका कर्ज चुका दिया तो फिर कभी हमारे घर की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना। ठाकुर दिग्विजय सिंह ठहाका मारते हुए अपने लठैतों के साथ वहां से निकल गया। उसके जाने के बाद माधव लड़खड़ाकर खाट पर गिर पड़ा। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। ये क्या कर दिया आकाश, तूने उस शेर के मुंह में अपना सिर दे दिया है। वो जमीन का नहीं, जिंदगी का सौदा करता है। 1 महीने में इतना रुपया कहाँ से आएगा? खेती कोई जादू का खेल नहीं है बेटा। अगर तू नहीं चुका पाया तो वो हमें गांव से बेदखल कर देगा। मैंने तो सोचा था कि हाथ पैर जोड़कर कुछ और समय मांग लूंगा, पर तूने तो सुलह के सारे रास्ते ही बंद कर दिए। बापू, कब तक हम हाथ जोड़ते रहेंगे? जब तक हम झुकते रहेंगे ये लोग हमें कुचलते रहेंगे। आपने पूरी उम्र इस खेत को अपना खून दिया है, क्या अब भी आपको अपनी मेहनत पर भरोसा नहीं? मुझे अपनी बाहों पर और इस धरती माँ के आशीर्वाद पर यकीन है। मैं दिन को रात बना दूंगा, पसीने की जगह लहू बहा दूंगा, लेकिन आपकी पगड़ी को ठाकुर के पैरों की धूल नहीं बनने दूंगा। आप बस मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए, बाकी सब मैं देख लूंगा। मेरे बेटे ने ठीक कहा है जी, कायर बनकर जीने से अच्छा है कि एक बार हिम्मत दिखाई जाए। आकाश, तू अकेला नहीं है, तेरी माँ की दुआएं और तेरा हौसला तेरे साथ है। जा बेटा, अपनी तकदीर खुद लिख डाल। उस रात आकाश को नींद नहीं आई। वो आंगन में लेटा तारों को देख रहा था। उसके कानों में ठाकुर के वो शब्द गूंज रहे थे, तेरी औकात क्या है? उसने मुट्ठी भींच ली। औकात? मैं बताऊंगा तुम्हें मेरी औकात। लोग कहते हैं कि मिट्टी सिर्फ अनाज देती है, पर मैं दिखाऊंगा कि ये मिट्टी स्वाभिमान भी देती है। कल सूरज उगने से पहले मेरा हल खेत की छाती पर होगा। अब या तो ये कर्ज उतरेगा या फिर मेरी सांसें थमेंगी। अभी सूरज की पहली किरण ने चंदनपुर की धरती को छुआ भी नहीं था कि आकाश ने अपने बैलों, शेरा और मस्ती की रस्सी थाम ली। रात भर की अधूरी नींद उसकी आंखों में नहीं बल्कि उसके इरादों में चमक रही थी। पार्वती ने चुपचाप उठकर उसके माथे पर दही का टीका लगाया और उसे विदा किया। जब आकाश खेत की मेड़ पर पहुंचा तो चारों ओर धुंध छाई थी। सूखी मिट्टी की महक और ओस की ठंडक ने उसका स्वागत किया। उठो शेरा, जागो मस्ती। आज से हमारी नींद हराम है। ये मत समझना कि हम सिर्फ फसल उगाने जा रहे हैं। आज से हम अपने घर की इज्जत की लड़ाई लड़ रहे हैं। धरती माँ, तो गवाह रहना, अगर इस बार मेरा पसीना तेरे आंचल में कम पड़ जाए तो मेरा नाम बदल देना। उसने हल चलाया। मिट्टी के ढेले कटने लगे। आकाश की मांसपेशियों में खिंचाव था, पर उसके दिल में ठाकुर के तानों की आग थी जो उसे थकान का एहसास नहीं होने दे रही थी। दोपहर होते होते सूरज आग उगलने लगा। चंदनपुर के बाकी किसान पेड़ों की छांव में बैठकर चिलम पी रहे थे या सुस्ता रहे थे, लेकिन आकाश का हल रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था, जैसे उसने पानी में डुबकी लगाई हो। तभी उसका बचपन का दोस्त विशाल वहां पहुंचा। उसके हाथ में खाने की पोटली और पानी की सुराही थी। अरे ओ आकाश, क्या जान देने पर तुला है? देख तो सही, आसमान से आग बरस रही है, परिंदे भी घोंसलों में छुप गए हैं और तू इस तपती मिट्टी पर नंगे पैर नाच रहा है। थोड़ा सुस्ता ले भाई, कहीं गश खाकर गिर गया तो क्या होगा? तेरे बापू और माँ तो पहले ही मरे जा रहे हैं फिक्र में। विशाल, जो लोग छांव की तलाश करते हैं उनकी किस्मत हमेशा धूप में ही जलती है। मेरे पास सुस्ताने का वक्त नहीं है दोस्त। ठाकुर का दिया हुआ वो 1 महीना किसी काल चक्र की तरह पीछे पड़ा है। अगर आज मैं रुक गया तो कल बापू का सिर झुक जाएगा। मुझे प्यास नहीं लगती विशाल, मुझे बस वो खेत हरियाली से भरा हुआ देखना है। तेरी जिद तो पहाड़ों को भी हिला दे भाई, पर याद रखना, साहूकार दिग्विजय सिंह कोई सीधा आदमी नहीं है। वो सिर्फ कर्ज का भूखा नहीं है, उसकी नजर तेरी इस उपजाऊ जमीन पर है। वो चाहेगा कि तू हार मान ले। वो चाहता होगा कि मैं टूट जाऊं, पर उसे नहीं पता कि मैं माधव का बेटा हूं। मिट्टी से लड़कर ही हमने जीना सीखा है। तू बस ये पानी दे दे और मां से कहना कि आकाश अभी नहीं आएगा। जब तक इस पूरे खेत की प्यास नहीं बुझ जाती, मैं घर की दहलीज पार नहीं करूंगा। सूरज धीरे धीरे पहाड़ियों के पीछे छिपने लगा। आकाश के हाथ हल चलाते चलाते सुन्न पड़ गए थे। उसकी हथेलियों में गहरे छाले पड़ चुके थे जिनसे खून रिस रहा था।
उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा, पूरा खेत जुत चुका था। उसने अपनी कटी फटी हथेली से मिट्टी उठाई और उसे अपने माथे पर लगा लिया। आज पहला कदम पूरा हुआ, कल इसमें बीज डालेंगे। लोग कहते हैं कि सूखी मिट्टी में कुछ नहीं उगेगा, पर मैं अपना लहू पिलाकर इसे सींचूंगा। देखते हैं ठाकुर का अहंकार जीतता है या एक बेटे का संकल्प। तभी दूर से उसे माधव और पार्वती आते दिखाई दिए। माधव के हाथ में एक लालटेन थी, जिसकी मध्यम रोशनी में आकाश एक योद्धा की तरह लग रहा था। अगले कुछ दिनों तक आकाश ने न दिन देखा न रात। चंदनपुर की चौपाल पर, जहां गांव के बुजुर्ग और निठल्ले लोग हुक्का गुड़गुड़ाते थे, अब आकाश की मेहनत मजाक का विषय बन गई थी। लोग पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर बातें कर रहे थे। अरे भाई, देखा तुमने माधव के लौंडे को? पागल हो गया है बिल्कुल। सुना है कल रात को भी वो अकेले खेत में मेड़ बांध रहा था। उसे लगता है कि इन चंद दिनों की घिसाई से वो ठाकुर का 7 पुश्तों का कर्जा उतार देगा। अरे जवान खून है, 2-4 दिन में गर्मी उतर जाएगी। खेती कोई मजाक है क्या? जब तक आसमान से बादल ना बरसे तब तक इस मिट्टी से घास का एक तिनका नहीं उगता। ऊपर से ठाकुर का साया है उस खेत पर। जो साहूकार के जाल में फंसा वो कभी उबर नहीं पाया। माधव ने भी अपने बेटे को खुली छूट देकर गलती कर दी। वहां से गुजरते हुए माधव ने ये सारी बातें सुनी। उसका सिर शर्म और डर से झुक गया। उसे लगा जैसे पूरा गांव उसकी बेबसी पर हंस रहा है। देर शाम जब आकाश घर लौटा तो उसके पैर मिट्टी से सने थे और थकान के कारण उसकी चाल लड़खड़ा रही थी। पार्वती दरवाजे पर लालटेन लेकर खड़ी थी। जैसे ही उसकी नज़र आकाश के हाथों पर पड़ी, उसके हाथ से लालटेन गिरते गिरते बची। आकाश की हथेलियों के छाले फट चुके थे और उनमें मिट्टी धसी हुई थी। हाय दैया, ये क्या हाल बना लिया है तूने अपना? देख तो सही, तेरे हाथ मांस के लोथड़े जैसे हो गए हैं। बेटा, हम गरीब जरूर हैं पर पत्थर के नहीं। तेरी ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती। छोड़ दे ये सब, हम खेत दे देंगे ठाकुर को। हम कहीं और जाकर मजदूरी कर लेंगे, पर तुझे इस तरह तिल तिल मरते नहीं देख सकती। माँ, ये घाव दर्द नहीं दे रहे। दर्द तो ठाकुर के वो शब्द देते हैं जो उसने बापू के लिए कहे थे। अगर आज मैं रुक गया तो ये गांव वाले हमेशा यही कहेंगे कि एक गरीब का बेटा हार गया। माँ, तूने ही तो सिखाया था कि मेहनत का फल मीठा होता है। बस कुछ दिन और मुझे अपनी ममता की छांव दे ताकि कल सुबह मैं फिर से खड़ा हो सकूं। बेटा, गांव वाले हंस रहे हैं। वे कह रहे हैं कि तू दीवाना हो गया है। मेरा कलेजा छलनी हो जाता है जब लोग तेरी मेहनत को पागलपन कहते हैं। क्या वाकई हमें उम्मीद रखनी चाहिए? बापू, जो लोग आज हंस रहे हैं कल वही लोग आपकी मिसाल देंगे। आप बस एक बार कह दीजिए कि आपको मुझ पर गर्व है, फिर मुझे पूरी दुनिया के तानों से कोई। माधव की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने कुछ नहीं कहा, बस आकाश को गले से लगा लिया। उस आलिंगन में एक पिता का भरोसा और एक बेटे की प्रतिज्ञा मिल गई थी। उस रात पार्वती ने आकाश के हाथों पर हल्दी का लेप लगाया। दर्द के बावजूद आकाश के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। कल बीज बोने का दिन है। ठाकुर दिग्विजय सिंह, तुम अपनी तिजोरी गिनते रहो और मैं अपनी उम्मीदें बोता रहूंगा। देखते हैं किसका पलड़ा भारी रहता है। आकाश सो गया, पर उसके सपने में सिर्फ हरियाली और बापू की मुस्कुराती हुई तस्वीर थी। चंदनपुर की चौपाल आज खचाखच भरी थी। ऊंचे चबूतरे पर सरपंच और गांव के 5 पंच बैठे थे। एक तरफ ठाकुर दिग्विजय सिंह अपनी मखमली गद्दी लगाए हाथ में चांदी की मूठहाली छड़ी लिए बैठा था। उसके चेहरे पर वैसी ही क्रूर मुस्कान थी जैसे किसी शिकारी के चेहरे पर शिकार को जाल में फंसा देखकर होती है। दूसरी तरफ माधव अपनी फटी पगड़ी को हाथों में लिए जमीन पर बैठा था और पार्वती घूंघट ओढ़े पीछे खड़ी कांप रही थी। माधव, आज ठाकुर दिग्विजय सिंह के कर्ज की आखिरी तारीख है। पंचायत का नियम है कि लिया हुआ कर्ज चुकाना ही होगा। क्या तुम्हारे पास ठाकुर का हिसाब चुकता करने के लिए रकम है, या हम नियमानुसार तुम्हारे खेत ठाकुर के नाम लिख दें? सरपंच जी, मैंने पूरी उम्र मेहनत की, पर किस्मत। अरे सरपंच जी, इस बुढ़े से क्या पूछना। इसका वो शहजादा बेटा कहाँ है जो महीने भर पहले बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा था, कह रहा था कि 1 महीने में मेरी औकात दिखा देगा। आज शायद कहीं दुबक कर बैठा है। लाइए कागजात और इन खेतों पर मेरी मुहर लगाइए। ऐसे कंगालों को खेत रखने का कोई हक नहीं है।
तभी भीड़ में हलचल हुई। रास्ता छोड़ो की आवाजें सुनाई दी। आकाश और उसका मित्र विशाल एक बैलगाड़ी के साथ वहां पहुंचे। आकाश के कपड़े मिट्टी से सने थे, लेकिन उसकी आंखों में वो चमक थी जो हारने वाले की नहीं बल्कि जीतने वाले की होती है। उसने गाड़ी से उतरकर सीधे चौपाल के केंद्र में कदम रखा। अन्याय की मुहर लगाने में इतनी जल्दी न कीजिए ठाकुर साहब। सूरज अभी पूरी तरह ढला नहीं है और माधव का बेटा अभी मरा नहीं है। ठाकुर खड़ा हो गया, उसकी भौहें तन गई। अरे ओ छोकरे, खाली हाथ आए हो और जुबान इतनी लंबी, पैसा कहाँ है? पंचायत को तमाशा मत दिखा। तमाशा तो अब शुरू होगा ठाकुर साहब। उसने विशाल की ओर इशारा किया। विशाल ने बैलगाड़ी से रुपयों और सिक्कों से भरी 2 बड़ी पोटलियां उठाईं और सरपंच के सामने मेज पर धमक से रख दी। सिक्कों की खनक ने पूरे मैदान में सन्नाटा फैला दिया। सरपंच जी, ये लीजिए ठाकुर साहब का मूलधन और पाई पाई का ब्याज। ये पैसा किसी चोरी का नहीं है, बल्कि उस अनाज की कमाई है जिसे मैंने इस 1 महीने में खून पसीना एक करके उगाया और मंडी में बेचा है। मंडी के आढ़ती की रसीद भी देख लीजिए। पूरे गांव में कानाभूसी होने लगी। लोग हैरान थे कि 1 महीने में कोई इतना पैसा कैसे जुटा सकता है। ठाकुर का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कांपते हाथों से पोटली खोली। ये संभव नहीं है। इतनी जल्दी फसल कैसे तैयार हुई? तुमने जरूर कोई हेरा फेरी की है। हेरा फेरी आप करते हैं ठाकुर साहब, हम किसान सिर्फ मेहनत जानते हैं। जब आप अपनी हवेली में सो रहे थे, तब मैं और मेरे बैल रात के अंधेरे में खेत जोत रहे थे। जब आप शराब के नशे में चूर थे, तब मैं एक एक दाने की रखवाली कर रहा था। ये पैसा मेरी उस मिट्टी की लाज है जिसे आप छीनना चाहते थे। अब गिन लीजिए अपना पैसा और मेरे बापू के खेत के कागजात अभी के अभी हमारे हवाले कीजिए। सरपंच ने कागजात ठाकुर के हाथ से झपट लिए और माधव की ओर बढ़ा दिए। माधव की आंखों से गंगा जमुना बहने लगी। उसने कांपते हाथों से उन कागजों को चूमा। ठाकुर दिग्विजय सिंह, हिसाब बराबर हुआ। आज से माधव के खेत आजाद हैं। और आकाश, तूने आज सिर्फ खेत नहीं बचाए, तूने इस पूरे गांव को उम्मीद दी है कि मेहनत के आगे तकदीर को भी झुकना पड़ता है। ठाकुर बिना कुछ बोले अपना सा मुंह लेकर वहां से खिसक गया। गांव वाले जो पहले आकाश का मजाक उड़ाते थे, अब उसे अपने कंधों पर उठाने के लिए दौड़ पड़े। चौपाल पर ठाकुर की हार और आकाश की जीत का मंजर देख हर कोई स्तब्ध था। जो गांव वाले कल तक आकाश को दीवाना और पागल कहकर उसका मजाक उड़ाते थे, आज उनकी आंखों में उसके लिए सम्मान और खुद के लिए शर्मिंदगी थी। वो एक एक कर आकाश के पास आने लगे। बेटा आकाश, हमें माफ कर देना। हमने तेरी मेहनत को नहीं समझा और तुझे ताने मारे, पर आज तूने हम सब की आंखें खोल दी हैं। तूने दिखा दिया कि अगर इरादा पक्का हो तो सूखी मिट्टी भी सोना उगलती है। काका, आप बड़े हैं, माफी मत मांगिए। आपने जो कहा वो सच ही को था। खेती आसान नहीं है, पर मेरा मुकाबला सिर्फ गरीबी से नहीं बल्कि उस अन्याय से था जो हमारे आत्मसम्मान को कुचलना चाहता था। ये जीत मेरी अकेले की नहीं है, ये उन सब को जवाब है जो किसान को बेबस समझते हैं। जब आकाश, माधव और पार्वती घर पहुंचे तो घर का आंगन वैसा ही था, लेकिन वहां की हवा बदल चुकी थी। अब वहां डर का साया नहीं बल्कि सुकून की महक थी। पार्वती ने तुरंत घर के मंदिर में दिया जलाया और भगवान को धन्यवाद दिया। बेटा, आज तूने मेरा सिर इतना ऊंचा कर दिया है कि मुझे अपनी उम्र की थकान महसूस ही नहीं हो रही। मैंने पूरी जिंदगी इस खेत में गुजारी, पर आज समझ आया कि असली किसान तू है। तूने सिर्फ मिट्टी नहीं सींची, तूने मेरा मरता हुआ विश्वास फिर से जिंदा कर दिया। बापू, ये खेत आपकी जान है, और जो चीज जान से प्यारी हो उसे किसी और के हाथों में कैसे जाने देता। अब हमें किसी ठाकुर के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने तय किया है कि हम अब वैज्ञानिक तरीके से खेती करेंगे, ताकि हर साल हमारी फसल ऐसी ही लहलहाए। अगली सुबह का सूरज चंदनपुर में एक नई उम्मीद लेकर आया। आकाश अब सिर्फ एक किसान नहीं बल्कि पूरे गांव के युवाओं के लिए एक मिसाल बन चुका था। सीता, आज फिर काम नहीं मिला। सुबह से शाम तक चौक पर खड़ा रहा, लेकिन किसी ने मजदूरी के लिए नहीं बुलाया। ऐसा लगता है जैसे किस्मत भी हमसे नाराज हो गई है। जेब में सिर्फ 10 रुपए बचे हैं और घर में राशन भी खत्म होने वाला है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि तुम्हारी और बच्चों की ज़रूरतें कैसे पूरी करूं।
आदमी जब अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी भी न दे पाए तो खुद को मर्द कहने में भी शर्म आने लगती है। तुम ऐसा क्यों सोचते हो रमेश? गरीबी कोई पाप नहीं होती। पाप तो तब होता है जब इंसान मेहनत करना छोड़ दे, और तुम तो रोज मेहनत के लिए घर से निकलते हो। हाँ, हालात खराब हैं, लेकिन मैंने तुमसे कभी शिकायत नहीं की। मुझे पता है तुम अंदर ही अंदर कितनी चिंता करते हो, लेकिन सच कहूँ तो मुझे भूख से ज़्यादा डर तुम्हारी टूटती हुई हिम्मत से लगता है। अगर तुम ही हार गए तो हमारा घर कैसे चलेगा? हार तो मैं कब का चुका हूँ सीता, बस तुम्हारे सामने मजबूत बनने का नाटक करता हूँ। जब मोहल्ले वाले ताने मारते हैं कि देखो फिर खाली हाथ आ गया, तब दिल करता है कहीं दूर चला जाऊं। लेकिन फिर तुम्हारा चेहरा याद आता है, तुम्हारी वो उम्मीद भरी आंखें जो मुझसे पूछती हैं कि सब ठीक हो जाएगा ना, और मैं झूठ बोल देता हूँ, हाँ सब ठीक हो जाएगा। अगर तुम सच में हार गए होते ना तो आज भी काम ढूंढने नहीं जाते। हार मानने वाला इंसान कोशिश करना छोड़ देता है। मुझे तुम पर भरोसा है। देखो, हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन हमारे पास एक दूसरे का साथ तो है। कितने लोग होते हैं जिनके पास पैसा तो होता है, लेकिन रिश्तों में प्यार नहीं होता। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन अकेले नहीं हैं। जब तक हम साथ हैं, तब तक उम्मीद जिंदा है। कभी कभी सोचता हूँ सीता, काश मैं पढ़ा लिखा होता, शायद कोई अच्छी नौकरी मिल जाती। बचपन में बापू बीमार पड़ गए थे और मुझे स्कूल छोड़कर काम पर जाना पड़ा। उस दिन समझ नहीं आया था कि एक फैसला पूरी जिंदगी बदल देगा। आज लगता है जैसे गरीबी सिर्फ पैसे की कमी नहीं, बल्कि मौके की कमी भी होती है। हमें कभी मौका ही नहीं मिला आगे बढ़ने का। तुम्हारी बात सही है, लेकिन अतीत को सोचकर हम वर्तमान नहीं बदल सकते। अगर तुम्हें पढ़ाई का दुख है तो हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, चाहे मुझे लोगों के घरों में बर्तन ही क्यों ना धोने पड़े, लेकिन मैं बच्चों को स्कूल ज़रूर भेजूंगी। मैं नहीं चाहती कि वो भी हमारी तरह मजबूरी में सपने छोड़ दे। गरीबी हमारी कहानी हो सकती है, लेकिन बच्चों की किस्मत नहीं। तुम इतनी हिम्मत कहाँ से लाती हो सीता? मैं तो कभी कभी डर जाता हूँ भविष्य सोचकर। कल अगर मैं बीमार पड़ गया तो क्या होगा? इस छोटे से कमरे का किराया भी नहीं दे पाएंगे। मकान मालिक पहले ही 2 बार चेतावनी दे चुका है। मुझे लगता है जैसे जिंदगी हर तरफ से हमें घेर रही है, कोई रास्ता ही नहीं दिखता बाहर निकलने का। रास्ते हमेशा होते हैं रमेश, बस कभी कभी धुंध इतनी ज्यादा होती है कि हमें दिखाई नहीं देते। तुम बीमार पड़ने की बात मत सोचो, भगवान ने चाहा तो सब ठीक होगा, और अगर मुश्किल आई भी तो हम दोनों मिलकर सामना करेंगे। शादी के समय मैंने तुम्हारा हाथ सिर्फ खुशियों के लिए नहीं पकड़ा था, बल्कि दुखों में साथ देने के लिए भी पकड़ा था। याद है सीता, शादी के बाद जब पहली बार इस कमरे में आए थे, तब तुमने कहा था कि छोटा है लेकिन अपना है। उस समय मेरे पास उम्मीद थी कि धीरे धीरे बड़ा घर लूंगा, लेकिन सालों बीत गए और हम आज भी यहीं हैं। मुझे लगता है मैंने तुम्हारे सपने अधूरे छोड़ दिए। नहीं रमेश, मेरा सपना बड़ा घर नहीं था। मेरा सपना था एक ऐसा घर जहाँ प्यार हो, सम्मान हो और अपनापन हो। वो सब मुझे मिला है। हाँ, तकलीफें हैं, लेकिन शिकायत नहीं है। और सच बताऊं, अगर जिंदगी आसान होती तो शायद हम एक दूसरे की कीमत भी नहीं समझ पाते। तुम्हारी बातें सुनकर लगता है जैसे अभी भी उम्मीद बाकी है। शायद सच में इंसान पैसे से नहीं, सोच से गरीब होता है। लेकिन फिर भी दिल डरता है, कल सुबह फिर काम नहीं मिला तो क्या होगा? कल की चिंता छोड़ो, अभी बैठो। मैंने थोड़ी सी बची हुई दाल गरम की है, दोनों मिलकर खाएंगे। पेट भले पूरा ना भरे, लेकिन दिल जरूर भर जाएगा। और याद रखना, भूख से बड़ा दर्द अकेलापन होता है। हम अकेले नहीं हैं। सीता, आज तुम्हें खाना खाते हुए देख रहा था तो लगा जैसे तुमने जानबूझकर कम खाया है। मैं तुम्हें इतने सालों से जानता हूं, तुम्हारी हर आदत पहचानता हूं। तुम हमेशा पहले मुझे खिलाती हो और खुद बाद में खाती हो, लेकिन आज तुम्हारी आंखों में भूख साफ दिख रही थी। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं अपनी पत्नी को पेट भर खाना भी नहीं दे पा रहा हूं। आदमी की सबसे बड़ी हार शायद यही होती है कि उसका परिवार उसके सामने भूखा रह जाए। तुम फिर वही बातें सोचने लगे रमेश। भूख तो 2 रोटी कम खाने से भी सहन हो जाती है, लेकिन तुम्हारी चिंता मुझे ज्यादा परेशान करती है। मैं सच कहती हूँ, मुझे आदत हो गई है कम में गुजारा करने की। जब शादी करके इस घर में आई थी तब भी हालात आसान नहीं थे, लेकिन मैंने कभी अपने मन में अफसोस नहीं रखा, क्योंकि मैंने तुम्हें चुना था, तुम्हारी दौलत को नहीं। अगर जिंदगी में सिर्फ पैसा ही सब कुछ होता तो शायद रिश्तों की कोई कीमत नहीं रहती।